सभी विद्यार्थियों का मैं आशीष पाठक नेशनल इंटर कॉलेज तहसील फतेहपुर बाराबंकी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मुझे पता है भौतिक विज्ञान की इस कक्षा के लिए आप सब तैयार होंगे और मैं भी तैयार हूं कि आज की ये भौतिक विज्ञान की कक्षा प्रारंभ की जाए। गत कक्षा में, इसके पूर्व जो कक्षा हुई उसमें हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चा की जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से थे, जिनमें हमने विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम को जाना। और जब हमने गॉस के नियम को जान लिया तो निश्चित रूप से उससे एक सोपान आगे बढ़ करके हमको आज की कक्षा में ज्ञान प्राप्त करना है। कुछ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण शीर्षकों पर, अति महत्वपूर्ण शीर्षकों पर आज चर्चा करनी है। तो हम जिन शीर्षकों पर आज चर्चा करेंगे सबसे पहले उनसे परिचित होते हैं। तो आज की कक्षा में हम सबसे पहले जानेंगे गाउस के नियमों के अनुप्रयोग के अंतर्गत अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र को, इसकी गणना करेंगे और साथ ही साथ एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की भी गणना करेंगे। जो हमारे पास स्फेरिकल शेल होगा, थिन स्फेरिकल शेल, उसकी वजह से और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इन दोनों की गणना हम लोग गाउस के नियमों के अनुप्रयोग के जरिए करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, एकदम बहुत सचेतन के साथ, पूरे मन के साथ केंद्रित होकर के इस कक्षा से जुड़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अनुप्रयोग को जो हमको करना है। आज आपके साथ मिलकर के इसकी गणना शुरू करते हैं। तो देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, और यहां पर देखेंगे आपको एक ये अनंत लंबाई का एक तार हमारे सामने दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जिस पर आवेश वितरित है, एक धनावेश वितरित है। तो ये जो हमारे पास आवेशित अनंत लंबाई का तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। अब r दूरी पर जो बिंदु P है, हमको इस एक समान आवेशित जो अनंत लंबाई का तार है, इसके कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E ज्ञात करना है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो हमारा ये अनंत लंबाई का धनावेशित तार है सीधा, इस पर जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने जब इसके पूर्व कक्षा में चर्चा की थी तो वहां हम लोगों ने संतत आवेश वितरण के अंतर्गत 3 प्रकार के आवेश घनत्वों की चर्चा की थी: रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहां पर ये जो हमारा अनंत लंबाई का सीधा तार है, इस पर आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास इस तार का एक रैखिक अवयव लिया जाए जिसकी लंबाई L हो और उस रैखिक अवयव पर Q आवेश हो, तो निश्चित रूप से इस लैम्डा का मान Q बाई L होगा। आप यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि अगर इस तार के L लंबाई के रैखिक अवयव पर Q आवेश हो तो हमारे पास आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q बाई L हो जाएगा। अब आइए चलते हैं जो आज हमको गणना करनी है। हमने बताया कि इस अनंत लंबाई के आवेशित तार जो कि धनावेश जिसके ऊपर वितरित है, इससे r दूरी पर यहां बिंदु P हमको दिखाई दे रहा है। हमें यहां पर इस P बिंदु पर इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र पता करना है। अब हमको करना क्या होगा? गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत हमको जब भी इस तरीके का कोई कार्य मिलेगा, जब भी कुछ इस तरीके की हमको गणना करनी होगी, तो सबसे पहला कार्य विद्यार्थियों हम लोगों का होगा कि हम एक गाउसीय पृष्ठ खींचें। गाउसीय पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की चर्चा करते हैं कि जब कोई गाउसीय पृष्ठ हम लेते हैं तो गाउसीय पृष्ठ कभी भी किसी विविक्त आवेशों से नहीं गुजरता है। कभी भी कोई गाउसीय पृष्ठ विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और, लेकिन यह विविक्त आवेशों से तो नहीं गुजर सकता है, लेकिन संतत आवेश से वितरण से गुजर सकता है। अब विविक्त आवेश से क्यों नहीं गुजरना चाहिए? इसलिए नहीं गुजरना चाहिए कि विविक्त आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को किसी भी आवेश की अवस्थिति पर भली भांति परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण से जब भी हम गाउसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस लेंगे तो वो विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी बात एक और, ये जो गाउसीय पृष्ठ हम लेते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए, इसको इस तरीके से इसका चयन करना चाहिए कि कौन बिंदु
पृष्ठ के भीतर हैं, कौन से बिंदु पृष्ठ पर आएंगे, कौन से बिंदु पृष्ठ के बाहर होंगे, यह स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके, यह भी हमको ध्यान में रखना है। एक और खास बात, जब निकाय में कुछ सममिति होती है तो हमको गाउस के नियम से बहुत उपयोगी तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर पाते हैं, परिकलन करना सहज हो जाता है सममिति के कारण। तो अब हमने इतनी चीजें गाउसीय पृष्ठ के बारे में जान ली, तो आइए हमको एक गाउसीय पृष्ठ खींचना है जो कि इस P बिंदु से गुजरता हो। तो हमने क्या किया, हमने ये जो समाक्ष हमारे पास L लंबाई का समाक्ष बेलनाकार एक पृष्ठ हमने खींचा, जो समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ खींचा उसकी त्रिज्या R है और उसकी लंबाई हमने L ले लिया। आप देख सकते हैं यहां पर ये लंबाई हमको L प्रदर्शित की गई है और इसकी जो त्रिज्या होगी इस जो हमारे पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ जो हमने खींचा है वो स्मॉल r होगी। अब इसी गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब हमने इतना जान लिया, अब आइए देखते हैं इसमें होगा क्या। ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार खींचा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा, परिमाण होगा, वो समान होगा। सममिति के कारण प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा और इसकी दिशा क्या होगी, अरीय यानी कि रेडियली होगी। आपके पास त्रिज्यता होगी इसकी दिशा। तो कहने का मतलब हमारे पास इस पूरे गॉसियन सरफेस पर जो बेलनाकार रूप में हमने लिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो रेडियल होगी, त्रिज्यता होगी और परिमाण विद्युत क्षेत्र का समान होगा। अब त्रिज्यता होने पर दो स्थितियां होंगी, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है अर्थात धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, और अगर हमारे पास लैम्डा लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंतर्मुखी होगी, इनवर्ड होगी हमारे पास। तो बहिर्मुखी दिशा कब होगी, जब हमारे पास रैखिक आवेश घनत्व धनात्मक होगा। अंतर्मुखी दिशा कब होगी, जब ऋणात्मक होगा। त्रिज्यता बाहर की ओर यहां पर और यहां त्रिज्यता भीतर की ओर, लेकिन परिमाण हर जगह पर समान होगा। अब एक बात यहां पर हम देखते हैं, अब हमको मान लीजिए गणना करनी है कि कोई भी इस पूरे पृष्ठ पर, गाउसियन पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव चुना। क्षेत्रफल अवयव पर हमको उस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो हम यहां पर मान लीजिए इस P के आसपास एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं जिसका परिमाण डेल्टा S है। इस क्षेत्रफल अवयव का परिमाण डेल्टा S है। एक और खास बात, इस पूरे गाउसीय पृष्ठ पर हम कहीं भी कोई क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो उस क्षेत्रफल सदिश, जो उस क्षेत्रफल अवयव जिसका परिमाण, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने डेल्टा S लिया है, तो जो क्षेत्रफल सदिश हमारा डेल्टा S होगा, इसके कारण जो इसकी दिशा होगी, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, वो भी त्रिज्यता बाहर की ओर होगी हमारे पास। इसका अर्थ है कि जब हमने लैम्डा इक्वल टू हमारे ग्रेटर देन 0 है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर, तो दोनों समांतर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी गणना करते हैं। हम अब क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे पास क्षेत्रफल अवयव हमने लिया है जिसका परिमाण हमारे पास कितना है, डेल्टा S है। क्षेत्रफल अवयव डेल्टा S जो अभी हमने बताया जिसका परिमाण है, से गुजरने वाला, से होकर गुजरने वाला, से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, आप देखें यहां पर, जिसको हम डेल्टा फाई से कहें, चूंकि यहां पर एक क्षेत्रफल अवयव हमने लिया है, ये हमारे पास हो जाएगा। आप जानते हैं हमने इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, E डॉट डेल्टा S सदिश, E डॉट क्षेत्रफल अवयव का जो सदिश है वो डेल्टा S, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और हमको पता है क्षेत्रफल, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो यहां पर अभी मैंने आपको बताया, आप सदिश गुणन की परिभाषा से जान चुके हैं कि ए, जो हमारे पास दो सदिशों का अदिश गुणन है उसकी परिभाषा ए डॉट बी बताती है कि इसका मान ए बी कॉस थीटा होता है, जहां ए और बी क्रमशः सदिश ए और सदिश बी के परिमाण हैं। यहां मैंने आपको बताया कि ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये जो हमारे पास क्षेत्रफल अवयव सदिश रूप में है, इसकी जो क्षेत्रफल सदिश अवयव की दिशा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर होने पर थीटा हो गया 0 अंश और cos 0 की वैल्यू बताइए आप लोग,
सब ने बोला मुझे पता है, सबको पता है cos 0 1 होता है, अर्थात इसका मान जो हमको प्राप्त होगा वो E डेल्टा S हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए डेल्टा S परिमाण के क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई E डेल्टा S के बराबर होगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना यह है कि इस प्रकार से हमको संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। अब ध्यान दीजिए, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ जो हमने लिया है से गुजरने वाला फ्लक्स, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। अच्छा, आप विद्यार्थियों एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर हमको, यहां पर जब हमने बेलनाकार पृष्ठ लिया है तो उसकी जो हमारे पास एक तो वक्र तल है, उसका वक्र पृष्ठ है, इसके अलावा उसके दो प्लेन एंड्स हैं, दो समतल सिरे हैं। हमने आपको बताया कि जो उसका वक्र हिस्सा है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस है उसका, उस पर तो प्रत्येक बिंदु पर डेल्टा एस क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर समांतर होगी, उनके बीच का कोण 0 होगा। लेकिन जो हमारे प्लेन एंड्स हैं दो, ऊपर और नीचे उस बेलनाकार गाउसी सरफेस में, वहां पर थोड़ा सा अंतर आएगा। वहां क्या होगा बेटा? वहां पर उनके बीच 90 अंश का कोण होगा, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वहां हो जाएंगे। दोनों प्लेन एंड्स पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा परस्पर लंबवत होगी, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, आप सब बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड, सबको पता है, मुझे पता है। तो जहां पर आपने कहा cos 90 0, इसका मतलब ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और इसका अर्थ हुआ कि हमारे दोनों प्लेन एंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। इसका अर्थ है कि जो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो वास्तव में किसके बराबर होगा? वो बराबर हो जाएगा जो हमारा वक्रीय पृष्ठ है, जो हमारे गाउसीय पृष्ठ का वक्रीय पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वही हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसी के बराबर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो भी कहें उसके बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब फाई बराबर सिग्मा क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस। यहां देखेंगे सिग्मा हमने योग के लिए लगाया। अब आपको पता है, मैंने आपसे बताया है कि उस गाउसी बेलनाकार पृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर ई का मान बराबर होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ई सिग्मा डेल्टा एस, जहां पर हम सभी जो डेल्टा एस अवयव इस प्रकार से उस बेलनाकार पृष्ठ पर चयन किए जाएंगे, उन सबको योग करना है, सम करना है डेल्टा एस का। अब आपको एक चीज और यहां पर पता है, फिर से दिमाग लगाते हैं कि जो हमारे पास कोई बेलन हम लेते हैं, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, उसका हमारे पास कर्व सरफेस का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आप सबको पता है 2 पाई आर एल, जहां पर आर त्रिज्या है और एल लंबाई है। और हमने यहां भी जो गाउसी पृष्ठ लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, उसको भी आर त्रिज्या का और एल लंबाई का लिया है, इसलिए जो डेल्टा एस का मान है वो हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई 2 पाई आर एल। अब स्टूडेंट्स, हमको ये एक संबंध प्राप्त हो गया, लेकिन गाउस का नियम क्या बताता है? गाउस का नियम हमको बताता है कि जो गुजरने वाला किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो उसके द्वारा परिबद्ध किए गए आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और गाउस का नियम हम अगर यहां पर लगाएंगे, गाउस के नियम से, तो हमारे पास जो फाई का मान आएगा, आपने बताया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें कि अभी मैंने जब वहां पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा को बताया था, तो हमने कहा था एल रैखिक अवयव पर क्यू आवेश है, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो यहां से क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल, तो इसका मान हो जाएगा यहां पे लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका अर्थ हो गया, दो संबंध हैं। अब इन दोनों संबंधों के जरिए हम ये लिख सकते हैं ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ई की वैल्यू हमको मिल गई। ई की वैल्यू क्या मिली? ध्यान देंगे हम, लैम्डा अपॉन 2 पाई पहले लिख लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो हमको मिला, E इक्वल टू
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या हो गया, ये हमको पता चल गया वैद्युत क्षेत्र का मान जो हमारे पास उस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण पी बिंदु पर उससे आर दूरी स्थित बिंदु पर प्राप्त होता है। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र सदिश है और उस रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। यहां पर ये एन कैप हमने जो लगाया इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये एन कैप क्या है, जो एन कैप है ये निश्चित रूप से इकाई सदिश तो है, लेकिन कौन सा इकाई सदिश है इसको हम ध्यान देंगे। जो एन कैप है वो तार के किसी बिंदु पर, जो हमारे पास वो अनंत लंबाई का तार है, उस तार के किसी बिंदु पर अभिलंबवत गुजरने वाले, उस किसी बिंदु पर अभिलंबवत गुजरने वाले तल में त्रिज्य रेडियल इकाई वेक्टर है, हमारे पास रेडियल यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो हमारे पास इस प्रकार से सदिश रूप में हमने वैद्युत क्षेत्र को देख लिया अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण। स्पष्ट हो गया होगा यहां पर हमारे पास कि किस तरीके से हमने फ्लक्स की गणना की और फ्लक्स की गणना के बाद वैद्युत क्षेत्र की गणना की। जो दोनों समांतर हमारे पास दोनों समतल सिरे थे उनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हुआ, इसलिए गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स किसके बराबर हो गया, वो जो हमने बेलनाकार गॉसिय चुना था उसके वक्री पृष्ठ से ही गुजरने वाला कुल फ्लक्स ही वास्तव में गॉसी पृष्ठ का कुल फ्लक्स बन गया। और उस हिसाब से हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमको ये प्राप्त हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसकी दिशा भी स्पष्ट कर दूं, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अगर लैम्डा धनात्मक होगा तो त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, अगर हमारे पास लैम्डा ऋणात्मक होगा तो हमारे पास त्रिज्यता भीतर की ओर होगी। यहां बहिर्मुखी हम इसको कह सकते हैं और यहां इसको हम कह सकते हैं ये अंतर्मुखी यहां पर दिशा होगी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने एक अनुप्रयोग को जान लिया। आइए चलते हैं दूसरे अनुप्रयोग की ओर। तो जो दूसरा अनुप्रयोग है विद्यार्थियों, आप देखेंगे आपके पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हमारे पास एक पतला गोलीय खोल है, एक स्फेरिकल शेल है, उसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र पता करना है। आप देखेंगे यहां पर हमारे पास ये कैपिटल आर त्रिज्या की एक गोलीय खोल है। इस कैपिटल आर त्रिज्या का ये जो गोलीय खोल है इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है स्मॉल सिग्मा। हमने इसको पढ़ा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है। अब इस हमारे पास ओ केंद्र वाले कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोलीय खोल का जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है, उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु हो तो हमको वहां पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या पता करना है, स्थित बिंदु मान लीजिए पी है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके कारण, इसी गोलीय खोल के कारण जो आवेशित पतला गोलीय खोल है। अब देखें विद्यार्थियों यहां पर एक चीज, जब हमने कहा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है और मान लेते हैं कि इसके पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है वो क्यू है, तो हमारे पास आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा जो यहां पर हमने दिखाया है ये सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जहां कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास जो खोल है इसके बाहरी पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये जो आर बिंदु हमने कहा, जहां जो हमने पी बिंदु कहा, जो हमारे पास गोलीय खोल के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है, ये तीन स्थितियों में हो सकता है। एक स्थिति यह हो सकती है कि जब हमारे पास वो बिंदु इस गोलीय खोल से बाहर हो, अर्थात स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब हमारे पास स्मॉल आर इसी गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो, अर्थात स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और तीसरी स्थिति हो सकती है जब हमारे पास वो बिंदु इस गोलीय खोल के भीतर हो, अर्थात स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इन तीनों स्थितियों में हम गणना करेंगे। पहली स्थिति जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वो बिंदु बाहर है इस गोलीय खोल से, वो पी बिंदु। तो आइए चलते हैं गणना करते हैं। पहली स्थिति जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तब हम किस प्रकार से गणना करते हैं इसको ध्यान देखते हैं। अब आप देखें यहां पर जो हमारे पास ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय खोल है, पतला गोलीय खोल है आवेशित, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने आपको बताया छोटा सिग्मा है। इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है। हमको पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। करना वही, फिर से गाउसीय पृष्ठ खींचना होगा और अब हम ओ को केंद्र मानते हुए
स्मॉल आर त्रिज्या को लेकर के एक संकेंद्रीय गोला खींचेंगे जिसको गाउसीय पृष्ठ कहेंगे, और ये हमारे पास जो गाउसीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर और इसका केंद्र होगा ओ। अब ये हमारे पास गाउसीय पृष्ठ हो गया। मैंने कहा था गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। अब इस गाउसीय पृष्ठ पर सममिति के कारण प्रत्येक बिंदु पर, इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका मान समान होगा, और वो त्रिज्यता क्या होगा, बाहर की ओर होगा। त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगा। यहां पर हमको देखा ध्रुवांतर के अनुदिश होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल आर दूरी है वो ध्रुवांतर के अनुदिश दूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय सममिति के कारण पी बिंदु चाहे जहां होगा वो स्मॉल आर पर निर्भर करेगा। और जब हमने ये गाउसीय पृष्ठ खींच लिया है तो गाउसीय पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का मान क्या होगा, समान होगा, और दिशा त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। अब अगर हम इस पी के चारों ओर, हम यहां पर अगर इस पी बिंदु जहां पर इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव ले जिसका परिमाण डेल्टा एस हो, तो इस हमारे पास डेल्टा एस का जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा, डेल्टा एस क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा भी क्या होगी, त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इस गोले के पृष्ठ पर, इस जो हमने खींचा है गाउसीय पृष्ठ, इसके पृष्ठ सममित कारण ये भी एक गोला है और ये स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, और इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर जब हम एक अभिलंब खींचेंगे तो वो भी बाहर की ओर जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो त्रिज्यता बाहर की ओर है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो यहां पर बाहर की ओर होगी, दोनों समानांतर हो जाएंगी। तो अब हमारे पास डेल्टा एस क्षेत्रफल अवयव से, जो हमने चुना है कहीं पर, डेल्टा एस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा यहां पर, जिसको हम डेल्टा फाई कहें, वो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई डॉट डेल्टा एस। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही समांतर और त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट हैं, इसलिए जो हमारे पास इनके बीच कोण होगा वो शून्य हो जाएगा, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दें कि इसके कारण यहां पर जब ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ये दोनों की दिशा समान हो जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा ई डेल्टा एस, क्योंकि हमने बताया था ई डॉट डेल्टा एस बराबर होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और यहां थीटा ही क्या हो गया है, 0 अंश हो गया है, जिसके कारण ये हमको मान प्राप्त हो गया। अब आप देखें इस प्रकार से हमारे पास जो गाउसीय पृष्ठ पर जितने डेल्टा एस के छोटे छोटे अवयव चुने जाएं, इन सब के लिए यही स्थिति लागू होगी। और अगर हमको संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ पर इस तरीके से अवयव जो चुने हैं उनसे होकर के पूरे गाउसीय पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करना हो तो क्या होगा, पूर्ण गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा, इसको डेल्टा फाई कहा था, ये हो जाएगा सिग्मा ई डेल्टा एस। ई हमने बताया सभी बिंदुओं पर पृष्ठ के समान है गाउसी पृष्ठ के, तो इसका मान हो जाएगा फाई इक्वल टू ई सिग्मा डेल्टा एस। इस प्रकार के सभी डेल्टा एस का हम सम करेंगे। लेकिन कौन से डेल्टा एस का सम करेंगे? वो डेल्टा एस जो गाउसी पृष्ठ पर हैं। और गाउसी पृष्ठ कहां है? ये गाउसी पृष्ठ है जिसका केंद्र ओ है और जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। और हमको पता है कि किसी स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, जो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो कितना होता है? किसी भी स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और यही गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो डेल्टा एस का मान जो यहां होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जिसको योग कर रहे हैं डेल्टा एस का, वो सब गाउसी पृष्ठ पर लिए जाएंगे। और ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा फाई इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कैपिटल आर क्या है? ये हमारे पास गोलीय खोल की त्रिज्या है, स्मॉल आर उस बिंदु की दूरी थी जो हमने जहां पर हमको पता करना था। अब आपको एक चीज और, कि जो हमारा कूलाम का नियम हमको बताता है, जो हमको गाउस का नियम बताता है, माफ कीजिएगा, गाउस का नियम हमको जो बताता है वो बताता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां हम देखें इसको ध्यान से, तो क्यू का मान होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर कैपिटल लिया है क्योंकि उसकी त्रिज्या है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इन दोनों से इसको नंबर 1 मान लें, इसको नंबर 2 मान लें। अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आप ध्यान से देखें, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर लिखा हुआ ध्यान देंगे।
अब यहां से हम E का मान जो हमारे पास आएगा वो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। एक तो ये मान पता चल गया, ये हमारे पास मान पता चल गया, हमारे पास जो बिंदु की हमारे पास जो कैपिटल R और स्मॉल r सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के पदों में। लेकिन अगर इसको हम कुल आवेश के पदों में बताना चाहें, Q के पदों में बताना चाहें, तो इसका मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा, आप विद्यार्थियों यहां से देख सकते हैं, अगर हम ये वाला यहां से यूज करें तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और इसको सदिश रूप में अगर हम लिखना चाहें तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ध्यान देंगे ये आपका तो जाना पहचाना यहां पर समीकरण आ गया। ये क्या है, हमने कहा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान यही है। आपको ये पढ़ा हुआ है, आपने इसको पहले पढ़ रखा है, तो आप देखें वस्तुतः यहां कुछ ऐसी स्थिति लगती है कि जैसे गोलीय कोश का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित हो गया हो और उसके कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो निकल आया। ये एकदम उसी के समतुल्य आपको दिखाई दे रहा है जो बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। तो अब आपको यहां पर एक ध्यान रखेंगे, आर कैप क्या है, ध्रुवांतर के अनुदिश इकाई सदिश है। एक चीज और, अगर हमारे पास Q इज ग्रेटर देन 0 होगा तो त्रिज्यता बाहर, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो त्रिज्यता बाहर की ओर दिशा होगी, अगर Q लेस देन 0 होगा तो त्रिज्यता अंदर की ओर दिशा होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम इसकी कुछ और स्थितियों पर आते हैं। अगर पृष्ठ पर हमको लेना हो, यानी कि पृष्ठ पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो E होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर उस पिछले समीकरण से देखेंगे। लेकिन अगर कुल आवेश के पदों में आप देखेंगे तो हमारे पास E का मान आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमको ये पता है कि ये जो पृष्ठ पर ही वो बिंदु लिया गया है और गोले के केंद्र से, गोली खोल के केंद्र से पृष्ठ की जो त्रिज्या है, जो हमारे पास उसकी गोली खोल की त्रिज्या है वो कैपिटल R है, इसलिए ये आ जाएगा। इसको भी हम सदिश रूप में लिख सकते हैं अगर चाहे तो, सदिश E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहां भी हम R कैप सदिश ले सकते हैं जो हमारे पास ध्रुवांतर के अनुदिश होगा। इस प्रकार से हमने इसको जान लिया। जब तीसरा स्थिति जल्दी से देख लेते हैं, तीसरी स्थिति में हमारे पास वो P बिंदु भीतर था, तो भीतर हमने गाउसी पृष्ठ खींचा। यहां पर क्या हुआ था, जब पृष्ठ पर था तो वही गोले का खोल का पृष्ठ ही गाउसी पृष्ठ बन गया था। यहां पर हमने P बिंदु भीतर था तो अंदर गाउसी पृष्ठ खींचा स्मॉल r त्रिज्या का। लेकिन विद्यार्थियों यहां ध्यान बात, इसके भीतर कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं हो रहा है, गाउसी पृष्ठ से कोई आवेश ही परिबद्ध नहीं हो रहा है, तो गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध होने वाला आवेश शून्य हो गया। इस कारण से जो हमारे पास यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। क्यों, यहां पर जब आएगा E 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर जो E होगा वो शून्य हो जाएगा। कहने का अर्थ ये, हमको गाउसी नियम में, गाउस के नियम में ये बताया गया था कि हमारे पास फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहां कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लक्स शून्य हुआ, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो गया। अब आइए इसलिए जान लेते हैं कि अगर कोई भी आवेश किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध नहीं होता है तो वहां पर फ्लक्स शून्य होता है, और यहां पर गोली खोल के भीतर अगर वो बिंदु आता है तो उसके लिए जो उससे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर वो शून्य होता है। अब आते हैं लास्ट में एक अभ्यास कार्य आपके लिए। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना का कार्य आपको अभ्यास कार्य हेतु करना है। बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए, आपको इसको ध्यान देना है। और ऑनलाइन अभ्यास के लिए आप दीक्षा ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उसको डाउनलोड करेंगे, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर से, चाहे iOS प्ले स्टोर से। और यहां पर आपको ध्यान रखना है माध्यमिक